हॉल में जितने साथी बैठे हैं आप सब और हजरत के जितने पदाधिकारी, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई और मुबारकबाद। और आप सबको जय हिंद मेरी ओर से। शुक्रिया इसलिए दे रहा हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं इस धर्मयुद्ध की धरती हरियाणा में आकर बोल रहा हूँ, मेरे लिए गौरव की बात है। तो इसलिए शुक्रिया आप सबका। बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ आजकल 2 घंटा के प्रोग्राम में लोग नहीं रहते थे और आपने 2 दिन का 2 दिवसीय कार्यक्रम किया है, इसलिए आपको बधाई। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा लाइटर मोमेंट से शुरू करता हूँ। बोलते हैं यहाँ कुरुक्षेत्र का मैदान है, यहाँ धर्म युद्ध हुआ था। रोहतक क्या मतलब पूरा हरियाणा ही है, हरियाणा के संग में। और वहाँ कृष्ण जी से आपने जो ज्ञान ले लिया उसके बाद आप किसी की सुनते नहीं, कहते कि मुझे समझ ले लिए, अब मुझे चाहिए नहीं हमें, तो अंतिम ज्ञान आप ले चुके हैं। बहरहाल जो स्थितियां हैं उससे लगता है कि एक हरियाणा में नहीं पूरे देश में एक धर्म युद्ध का सही समय आ चुका है। आपको लड़ना होगा, आपको आज विकल्प नहीं। बहुत सारी बातें ओम सुधा और दुलशन साहब और हमारे पहले जितने वक्ता हैं वो सब कह चुके हैं। मुझे लगता है चंद मिनट में मैं समराइज ही करूंगा अपनी बात। कितना वक्त है हमारा? तो अपनी बात कुछ इस तरह शुरू करता हूं। कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए, यहां तो एक भी मयस्सर नहीं सारे शहर के लिए। मतलब संविधान की प्रस्तावना आप देख लें, मैं वहीं से शुरू करता हूं, बहुत ज्यादा टेक्निकल बातों में नहीं जाता। संविधान की प्रस्तावना देख लें, समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता। आजकल बहुत लोग गाहे बगाहे रहे सहे चर्चा उठा देते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, और ये बोल के आपको डरा देते हैं, आप डर भी जाते हैं कि आरक्षण की समीक्षा से आप डर जाते हैं। सबसे जरूरी बात हमें समझने की यह है कि आरक्षण दलित मुक्ति का पर्याय नहीं है, दलित मुक्ति का पर्याय नहीं है। आरक्षण तो वही है जैसे आपके दिल में सुराख हो और उसमें आप हैंडी प्लास या बैंडेड लगा रहे हैं, वही आरक्षण है। तो हमारे साथी, विद्वान साथी, आप शिक्षक हैं, आपके सामने मुझे क्या बात करना, मुझे लगा था कि बातचीत करूंगा, थोड़ा सीखूंगा, थोड़ा कहूंगा। तो आरक्षण को हम जहां भी जाते हैं एक तरह से जो इंप्रेशन उभर कर आता है, खासकर वैसे साथियों के बीच से जो नौकरी पेशा लोग हैं, आरक्षण प्रमोशन, आरक्षण प्रमोशन, ये हमारे पूरे संघर्ष का, पूरे हमारे एजेंडा का एक छोटा सा पहलू है। दलित मुक्ति का पर्याय, विकल्प, ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमें कहीं और ढूंढना। तो मैं कह रहा था कि बहुत लोग कह रहे हैं आरक्षण की समीक्षा करेंगे, आरक्षण की समीक्षा करेंगे, संविधान की समीक्षा करेंगे। तो इसी सिलसिले में मैंने एक सीरीज लेख लिखा कि कौन डरता है संविधान समीक्षा से। आप दलित के अंदर चुनाव के समय ये बोलकर दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के बीच में जो आतंक का माहौल पैदा करते हैं कि आरक्षण आरक्षण, हम नहीं डरते, हम भी चाहते हैं समीक्षा हो। इस बात की समीक्षा हो कि जो संविधान के प्रस्तावना में जो समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता है, आजादी के 70 साल बाद क्या हमने प्राप्त किया है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि 2011 में जो जाति जिसकी चर्चा ओम सुधा जी कर चुके हैं कि वो प्रकाशित क्यों नहीं हो रही है। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि आजादी के 70 साल बाद भी 40% आबादी
पोवर्टी लाइन के नीचे क्यों है? समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि दलितों का दमन जिस तरीके से हो रहा है हर जगह। मैं तो विश्वविद्यालय में देश के नामचीन जगह पे 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूं और रोहित की चर्चा चली। रोहित की आत्महत्या जो तथाकथित आत्महत्या है वो घटना नहीं, वो संकेत था कि इस देश में जो थिंकिंग माइंड है, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, दलित समाज के, आदिवासी समाज के या अल्पसंख्यक समाज के जो सोचने वाले लोग हैं, मैं वीर घुटना टेक पेट पालक की बात नहीं कर रहा, जो हर समय जिसकी चर्चा हमारे कई साथी कर चुके थे, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं वैसे लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास रीढ़ है, जो सवाल करते हैं। वैसे लोगों का लगातार दमन हो रहा है। इस बात की समीक्षा होनी चाहिए, इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि 6 लाख परिवार अभी भी भीख मांगकर क्यों गुजारा करते हैं। इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि हमसे मेरिट का सर्टिफिकेट कौन मांगता है। मेरिट का हमसे मांग रहा हूं मेरिट का सर्टिफिकेट, और तुमसे कौन मांगेगा सर्टिफिकेट? तुम अपना सर्टिफिकेट निकलाओ पहले। फर्जी मेरिट वाले लोग सब। रोहित मामूला आत्महत्या करता है, ये परिस्थितियां क्या है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऊना में जो दलित भाइयों के पीठ पे लाठियां पड़ी, वो क्या रिजर्वेशन मांगने गए थे क्या? वो प्रमोशन मांगने गए थे क्या? नहीं। फिर भी उनको अमानवीय तरीके से मारा गया, सड़कों पे घुमाया गया पूरे शहर में। समीक्षा इस बात की हम नहीं करते हैं समीक्षा से, और आपसे हम उम्मीद करेंगे, आप शिक्षक साथी हैं और आप निर्माण और प्रलय दोनों के स्रोत हैं, आप साधारण नहीं हैं, ये समझिए। हम कोई आम सभा में, कोई गांधी मैदान में नहीं बोल रहे हैं। हमें प्रतिष्ठित एक सम्राट सभा में बोल रहे हैं, हमारे समाज के आप क्रीम हैं, और शिक्षक वो स्रोत है जिसके पास निर्माण और प्रलय दोनों है। समीक्षा होनी चाहिए। क्या हो रहा है इस देश में? बड़ा व्यापक विषय रखा है आपने कि अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को पब्लिक व प्राइवेट क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व न देना लोकतंत्र की स्थापना में क्या संविधान की सरासर अवमानना नहीं? आप कह रहे हैं, आप गंभीरता से सोचिए। हमारे भाई साहब पहले बोल रहे थे, कहां गए, शायद चले गए, कि संविधान की समीक्षा तो हो ही रहा, आरक्षण की समीक्षा हो रही है, विश्वविद्यालयों में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग लिटिगेशन में SC ST के टीचर्स यूनियन 5000 पोस्ट खाली है, 3000 SC ST OBC का पोस्ट होगा, अपॉइंटमेंट बंद है। हमारे जो सफाई कर्मी भाई हैं, जो हमारे चौकीदारी करने वाले लोग हैं, जो माली का काम करने वाले लोग हैं, क्लास 3 और 4 का अपॉइंटमेंट बंद है। ये सरकारी मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, आप किसी मुकाबले में न रहें। ये जिस तरीके से पूंजी का खेल, और भारत में जो पूंजीवाद आया है वो ईमानदार पूंजीवाद नहीं है। हमारी नजर में लंपट पूंजीवाद है, बेईमान पूंजीवाद है, चिरकुट पूंजीवाद है, जो कम से कम अपने जो बेसिक टेनेट है, जो पश्चिमी यूरोप देशों में जो लोकतंत्र है जिस तरह का, वो भी नहीं है मानता है। ये चिरकुट पूंजीवाद यहां से आया है। तो जिस तरह से आया है वो आपका सिरिंज लगा के आपके नसों में से ब्लड खींचेगा। सवाल, बाबा साहब ने अथक परिश्रम करके जितना उनसे बन पड़ा, उन्हें हमें सुरक्षा दी, जीने की सुरक्षा, सम्मान की सुरक्षा, प्रतिष्ठा की सुरक्षा, तमाम कुछ मिला। लेकिन आप जहां जा रहे हैं, जहां मैं उत्तर भारत में घूम ही रहा हूं, पंजाब से लेकर बिहार तक लगातार, अभी दौलताबाद में 3 दिन पहले था, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़, वहां गए थे, पुलिस हमारे पीछे लगी थी, 3 4 बस वहां पे खड़ी थी। हम और सुधा साहब से हमने कहा कि तेरी औकात अगर है तो जरा गिरफ्तार कर ले। इस देश की विडंबना देखिए, बाबा साहब स्टेट्समैन है, मल्टी डायमेंशनल, हरफन मौला विद्वान, बहुभाषाई विद्वान, क्या नहीं है। लेकिन इस देश का सोच देखिए, वो लोग समझता है कि दलित के ही थे अम्बेडकर। जाकर देख
ये मनुवादियों के वंशज हैं, कभी संविधान निर्माता होने के नाते भी अपने घर में फोटो लगाते हैं क्या? और आप अपने घरों में जो है राम जी, सीता जी, कृष्ण जी और सबका तस्वीर लगा के पूजा कर रहे हैं रोज, और रोज कलाई में बांध रहे हैं, टीका चंदन लगा रहे हैं। क्यों करते हैं ये सब? ये पैकेज में मिलता है। ये आपको सम्मान भी चाहिए, आजादी भी चाहिए, बराबरी भी चाहिए। तो इस धर्म के नियम में एक घृणा और गैर बराबरी है, अमानवीयता है, उसमें रह के आप समानता की बात करें तो मनवादियों का दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉब्लम। आपको समझना पड़ेगा, इसको छोड़िए। करवा चौथ भी करेंगे, रक्षाबंधन भी करेंगे, हाँ, कोई आंटी जी नहीं करने का, वो नहीं दिखना है इसे। बोलिएगा साहब को, आपको देखे। महिला मुक्ति का प्रश्न है, हमें ट्रेंड करना पड़ेगा। आप में से जितने साथी, हम उम्मीद करते हैं कि सबके घर में कम से कम अंबेडकर वाङ्मय की एक पुस्तक होगी। बच्चों को पढ़ाइए, अंबेडकर पढ़ाइए। हम लोग क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं आरक्षण। मैं समझता हूं कि हमारे दलित मुक्ति का एक छोटा सा पहलू आरक्षण। कितने लोगों को आरक्षण से मिलेगी नौकरी, जरा मुझे बताइए। 15% लोगों को, बाकी 85% लोगों को क्या होगा? उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा? उसकी जीविका का क्या होगा? उसके आत्मसम्मान का क्या होगा? इस पे हमें सोचना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण की और प्रमोशन की और छात्रवृत्ति की नहीं, ये लड़ाई है सत्ता और संसाधन के तमाम जो स्रोत हैं उस पे हिस्सेदारी की है, उस पे हिस्सेदारी। जाइए, अपने घर जाइए, गांव-गांव जाइए, इस बात का प्रचार कीजिए, डरिए नहीं। लड़ाई इससे भी ज्यादा है। लड़ाई इस बात की है, लड़ाई आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। लड़ाई इस बात की नहीं है, लड़ाई है श्रम की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। हमारा आईएएस ऑफिसर भी बन जाता है, प्रोफेसर भी बन जाता है, जज भी बन जाता है, तो क्या समझता है व्यवस्था? जो स्ट्रक्चर बना हुआ वो भी संविधान से नहीं चल रहा है। माफ कीजिएगा, संविधान कागजों में जब तक आप गिरवान नहीं पकड़ते हैं तब तक ये परंपराओं से चलता रहता है। और परंपरा क्या है? वो मनुवाद के सोच का सोच। जब तक कॉलर नहीं पकड़ते तब तक कहां कानून बताता है? मतलब भाई के साथ लिख दिया वो सब सही है। तो हमारे जितने बड़े से बड़े हो जाए तो क्या सोचे, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। अभी मैं पटना में था, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बालकृष्ण साहब भी थे हमारे साथ मंच पे। ये बात मैंने कही वहां भी लोग समझता है कि अगर जज हो गए हो, सेक्रेटरी आईएएस हो गए हो, लेकिन सर झुका के रहो, इसे नमस्ते करके रहो। दबाया जाता है, वहां भी दबाया जाता है। कोई साथी अगर है जिसमें इतनी हिम्मत है वो कह दे कि मेरे साथ भेदभाव नहीं होता है, मुझे दबाया नहीं जाता है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं, मेरे घर में भी लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सबसे मैं जानता हूं। निजी में बात कीजिए, सब बोलेगा कि ये बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है। तो ये लड़ाई आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। बाबा साहब ने कहा है एक लाइन कि नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर आप में आत्मसम्मान नहीं है तो आपका जीने का कोई मतलब नहीं है। बच्चों को क्या ट्रेनिंग दें? आप क्या समझ रहे हैं? डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड लेके हम दलित मुक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये ट्रेड यूनियन मसले हैं। एक काम हो गया, प्रमोशन खत्म, छात्रवृत्ति आ गया खत्म, मान लीजिए। मैं समझता हूं कि सीधा सीधा राजनीतिक मसला है, ये सीधा सीधा राजनीतिक लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, ये आंख में आंख मिलाने की लड़ाई। अब हरियाणा में कितने पॉपुलेशन दलित? कितने को? 20% है, 20% होंगे ना। आप हर पार्टी के पीछे लगे थे, और आपकी लड़ाई, इसलिए मैं कह रहा हूं राजनीतिक लड़ाई है कि पूना का नाम सुना है हमने ना। तो जितने आपके जो दलित ट्राइबल और ये तमाम जो आपके नेता हैं, मंत्री हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे केंद्र सरकारों में, सबको कहता हूं ये सब पूना पैक्ट के नाजायज संतान है। ये सब पूना पैक्ट के नाजायज संतान है। ओम सुधा साहब ने कहा कि रोहित को मुला हो जाता है, उन्ना में
ये रीढ़ नींद घुटना टेक पेट पालक गुलाम नेता से मुक्त करो दलित समाज को, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। रामविलास टाइप का, ठावले उदित राज टाइप का एमपी एक बन गया मिनिस्टर। हमें एमपी एमएलए मिनिस्टर नहीं चाहिए, हमें नेता चाहिए, नेता। हमें लीडर चाहिए जो समाज को लीड कर सके। जाइए, डरिए मत किसी से, डर के आगे जीत। अभी ऐड भी देखता हूं टीवी में 20% 22% वोट है आपका यहाँ पे, और हर पार्टी का पिछलग्गू बन के आप दूसरी की सरकार बनवाते हैं। आप 10 आदमी दीजिए हमें, ईमानदार कर्मठ 10 आदमी दीजिए। अच्छा ये काम करते हैं हम लोग हरियाणा में। अगली सरकार आपकी होगी, आपका दल होगा, आपका एजेंडा होगा, आपकी सरकार होगी। अपनी ताकत को पहचानिए, ताकत को पहचानिए। थोड़ा सा घर चोट लगता है, कोई मरहम लगा देता है, खुश होकर घर चले गए। अरे हमें आप आजाद नहीं हुए, सफेद अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज यहीं पे बैठे हुए, इधर बैठे हुए। आप अभी अर्ध गुलामी में हैं, आधे गुलाम हैं आप। अगर नहीं लड़े इस बार आप, जो डंडे और भेदभाव और जो मार दंगा हो रहा है, ये लड़ाई नहीं लड़े तो आपकी नस्लें गुलाम पैदा होंगी। इस बात को समझिए, आपको आप पर लड़ना पड़ेगा। आजकल बाप भक्ति का प्रचलन चल रहा है। यहां देखिए, मुसलमान से देशभक्ति का सर्टिफिकेट, और दलित हम लोग ट्राइबल है, ट्राइबल को बेचारे का जल जंगल जमीन सब छीन लिया, नक्सल कह करके मार रहा है। ये कौन सी सोच है? आगे की सोच कहां से आती है? दलितों से घृणा, ट्राइबल का छीन लो, मुसलमानों का दमन, ये कौन सोच है? इस सोच की हत्या करनी पड़ेगी। और जब तक इस लेवल पे, युद्ध के लेवल पे आप नहीं आएंगे लड़ने, तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं। ये भाई जब आरक्षण नहीं था, ये बात बताओ है, तो हमारे पुरखे जिए कि नहीं जिए? ये बताइए आप, कैसे हम लोग यहाँ जिए ना? कहते हैं प्राचीन काल में बहुत सारे शूद्र राजा हुए हैं, मौर्य वंश हुआ है, नंद वंश हुआ है, और बहुत सारे अधिकारी आपको मिलेंगे। हम इंडिया पढ़ाते भी हैं, उसके छात्र भी हैं, तो बहुत सारे मिलेंगे शूद्र और जिनके बड़े बड़े अधिकारी जिए ना। तो इस सवाल को जो है एक व्यापक बनाइए, एक राजनीतिक मुद्दा बनाइए। अपना नहीं, जो पार्टी सुनता है नहीं देता, उसका सामाजिक बहिष्कार कीजिए, उसको भगाइए वहां से। ये चक्कर में मत रहिए कि मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा काम हो गया तो सब ठीक है, फिर घर चलो। अरे एयर कंडीशन में रहना बुरी बात नहीं। हमारे बीच का एक मिडिल क्लास तबका भी इमर्ज कर गया, जो उसको सारा सुख सुविधा चाहिए, सब कुछ उन्हीं को चाहिए। अब पे बैक टू सोसाइटी नहीं करना है, तो एयर कंडीशन में रहना बुरी बात नहीं, लेकिन खून के उबाल में ठंडापन आ जाना ये बुरी बात है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। देशभक्ति, मुसलमान, दलित, ट्राइबल, सबका हर जगह, पूरे आप हरियाणा छोड़ दीजिए, पूरे नेशनल लेवल पे ये पूरा कार्यक्रम चलता है। और जो मांग रहे हैं सर्टिफिकेट, उनसे पूछिए कि तुम अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, हमसे क्यों मांग रहे हैं? ये देश हमारा नहीं है क्या? इस देश को हमने नहीं बनाया है, इस देश को हमने सींचा है, मजदूरी की हमारे पुरखों ने। जितने महल भवन देख रहे हो हमारे लोगों ने बनाए हैं। तो इनको आपको कहना पड़ेगा जाके कि दलेंगे मूंग इसी मुल्क में तेरी छाती पर बैठकर। ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये हमारी लूट नहीं है। हम के हमारे साथ दोनों दर्जे का जो व्यवहार होता है, हर जगह अपमान, हर जगह तिरस्कार, हर जगह भेदभाव नहीं सहेंगे। और समय आ गया कि हमारे पीठ पे चलने वाले डंडे, हमारे ऊपर उठने वाले हाथ, उसको मरोड़ने का वक्त आ चुका है। इस माइंडसेट के साथ अगर आप काम करेंगे दिनेश भाई, तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। मार खाते रहेंगे हर समय मार। अरे आपको जो मारता है, संविधान भी आत्मरक्षा के अधिकार देता है आपको। अगर 4 आदमी मिल के मार रहा है तो अकेले एक को पकड़ के पहले कुटाई कीजिए उसको अच्छे से, आत्मरक्षा में कुटाई। रोते हुए घर मत आइए,
जाइए अपने बच्चों के बीच वीर भाव पैदा कीजिए। आपको अपने बच्चे बनाने हैं, सबको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, PCS, तो लीडर कौन बनेगा? अपने बच्चों को लीडर बनाइए, उनको फूले पढ़ाइए, उनको अम्बेडकर पढ़ाइए, उनको कार्ल मार्क्स पढ़ाइए, सब पढ़ाइए उनको। अपने विद्वानों का काशीराम के बारे में बताइए, दलित के संघर्षों के बारे में बताइए। तो जितने हमारे अच्छे अच्छे गरीब लोग हैं सब साहब बन जाएंगे, टाई बन के बैठ जाएंगे। तो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग सब बाबू बन गए, 60 साल रिटायर होंगे, उसके बाद कुछ बोलेंगे, उसके पहले तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो 60 बरस जो है पीठ ऐसे झुकाते झुकाते उनका रीढ़ टेढ़ा हो जाता, तो उनसे उम्मीद करना बेईमानी होगी। 60 बरस जो यस सर करते करते साहब का उनका रीढ़ टेढ़ा हो जाता। तो हमारे जो क्रीम जो है वो बाबू बनते हैं। तो बाबू तो वैकेंसी, राजनीति में तो वैकेंसी खाली रहता नहीं। तो जो पूना पैक्ट के जो दोयम दर्जे के जो इलिजिटिमेट चाइल्ड हैं, जो संतान है, मालिक हमको टिकट दे दीजिए, हम MLA बनेंगे, मंत्री बनेंगे। तो ऐसे दोयम दर्जे के लोगों को टिकट देके मंत्री बना के आपके सर पे बैठाया जाता है। तो राजनीति गंदी नहीं है, अब बात समझिए कि रूलिंग एलीट ने बहुत तरीके से ही पूरा षड्यंत्र बनाया है। राजनीति गंदी है, तुम मत करो, हमें करने दो, हमारे बेटे को करने दो, हमारी बीवी को करने दो, हमारे बेटी को करने दो। अरे पागल, जब ये गंदा है तो अपने बेटी से, बहू से, अपने पत्नी से क्यों करवा? ये शासक वर्ग ने जानबूझ के इस तरह का षड्यंत्र रचा कि आपको डीपोलिटिसाइज कर देना है, आपका एक तरह से और राजनीतिकरण के आप इंटरेस्ट मत लो, हमको करने दो। अपने बच्चों को लीडर बनाइए। अगर लीडर ये गलत बात था, राजनीति गंदी थी, तो बाबा साहब क्या कर रहे थे? बाबा साहब कोई IAS ऑफिसर थे? नहीं थे। अपने जनरेशन से, आने वाले जनरेशन से लीडर्स पैदा कीजिए, तब आपकी मुक्ति संभव है। हम जानते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट राजनीति, आप अधिकारी हैं, आपके प्रोटोकॉल होंगे, सर्विस कंडीशन होंगे। तो जब आप नहीं बन सकते तो फुटबॉल मैच की तरह खेलिए। हरियाणा तो पूरा स्पोर्ट्स का पूरा प्रदेश है, फुटबॉल मैच से देख खेलिए कि पास देख लिए, दूसरे को पास दीजिए, दूसरा गोल करेगा, दूसरे को दीजिए जो कर सकता है, उसमें से लीडर्स निकालिए। यहाँ साथी हमारे बैठे हुए हैं, इसी में से लड़के निकालिए बढ़िया ढंग से, बहादुर हिम्मत वाला पढ़ा लिखा, तब जाके मुक्ति संभव है। ये सब कागज से, न्यायालय में लड़ाई, न्याय नहीं मिलता है कागज से। ये आजादी, अधिकार, सम्मान उपहार में नहीं आते, गिफ्ट में। लीजिए दिनेश सिमरिया साहब, आज हो गया तब प्रमोशन कंप्लीट। आजादी, अधिकार और सम्मान जो है वो रगड़ा रगड़ी से आते हैं, धक्का मुक्की से आते हैं, कालर पकड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं मिलता है, शहादत होती है, पीठ में लाठियां पड़ेगी, कनपट्टी से खून भी निकलेगा, तब मिलेगा अधिकार और सम्मान। और जिस दिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी अप्रैल में हम लोग अपने साथियों से अपील की है पटना में, कि पटना में गांधी मैदान भरिए, दलित स्वाभिमान रैली करेंगे वहां। आप सबको कहने का ऐसा प्रोग्राम हुआ तो आप बुलाइए पटना, हर घर देखा की कहानी है, चाहे हरियाणा क्या, दिल्ली क्या, बिहार क्या, उत्तर प्रदेश क्या। तो मेरा ये कहना है आप सभी विद्वत जन से कि जब सेनापति युद्ध के मैदान से जीत कर आता है ना, तभी वो जो है ना लहू लुहान होकर आता है, कनपट्टी से खून गिरता हुआ, इधर बाजू से फटा हुआ, कान कटा हुआ, ड्राई क्लीन सूट पहन के नहीं आता है। तो चलिए तैयारी करते हैं, और जिस दिन आप 20% यहाँ पे, हम लोग लगे उसी काम में लगे हुए हैं। नहीं ये पार्टियां सुन रही, नहीं हमारे नेता सुन रहे हैं, अपने बच्चों को नेता बनाए। कितना 90 आप विधानसभा सीट, 90 नेता दीजिए, हम 90 आदमी का नाम करते हैं हरियाणा में रिसर्च हम लोग। हमें कुछ नहीं, हम तो आपके कार्यकर्ता हैं, जहां बुलाएंगे वहां पहुंच जाएंगे। अपना दल, अपना एजेंडा, अपनी सरकार नारा दीजिए, तब जाके दलित मुक्ति का रास्ता मिल सकता है। इन्हीं बातों के साथ अब 2 लाइन में पढ़ के और मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जब बाबा साहब जिस समय संघर्ष कर रहे हो, उनकी वजह से देखिए हम लोग साहब की तरफ बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हैं, लग्जरी गाड़ी में चल रहे हैं,
बढ़िया बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, अंग्रेजी बोलता है, या करता है। तो बाबा साहब जब अकेले लड़ रहे होंगे तो उन्हीं के सम्मान में 2 लाइन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। कितनी विपरीत परिस्थितियां रही। एक तरफ अंग्रेज कॉलोनियल रूल है और एक तरफ इधर पूरा मनुवाद कुनवाई है, और वो अस्पृश्य के लिए सवाल उठा रहे हैं जो लोएस्ट ऑर्डर। तो उन्हीं के सम्मान में 2 लाइन पढ़ता हूँ, अपनी बात खत्म करूंगा, मैंने ज्यादा वक्त नहीं दिया वैसे। तेरी लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं मगर, तेरी लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं मगर, फैसला मैदान में होना है कि मरता कौन है। मैदान में चलने की तैयारी कीजिए, तब आजादी मिलेगी। जय भीम साहब।